मैम अभी वो जो आपने नाम बताया था, मतलब जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया तो नाम क्या बताया था? बेटा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये याद करना है। मैंने तो स्टोरी मुझे पूरी पता थी इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, तुम लोगों के लिए काम की नहीं है। मैम अब इसका और डिटेल्ड वर्जन भी है? पर भी लिखा बहुत है डिटेल ये। वर्जन है बेटा, बहुत सारी थेरीज हैं जो अलग अलग बातें करती है। कुछ थेरीज तो ये बोलती हैं कि ब्रिटिशर्स इतने भी बुरे नहीं थे, हम ही पगले थे। लेकिन अब उन थेरीज के बारे में क्या बात करनी जितना बड़े होते जाओ। हाँ पर ना मैम यहाँ पे भी लिखा है कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ऊपर भी लिखा है कि गांधी जी स्टार्टेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेटा वो बाय उन्होंने पता है उन्होंने एक्चुअली सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह सबको एक ही बोला है। आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो क्योंकि आपके लेवल पे इतना डिटेल्ड नहीं पता करेंगे। गांधी जी की सारी टेक्निक सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंस सब एक ही है। कोई भी नाम लिख दो तो बोल दो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया और बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है लॉ को मानने से मना करना। वो 1930 में लॉन्च किया गांधी जी ने, उसके पहले आया ही नहीं, उसके पहले नॉन कॉपरेशन आया, समझ गए? तो जो मैं कहाँ पे इन्होंने लॉन्च मतलब वो किया था, जो इन्होंने बोला ना कि जो गांधी भी जी का लॉज एक आए ही ठिकाना था, गुजरात, अहमदाबाद, आश्रम उनका साबरमती, वहीं से करते थे वो सब चीजें ऑपरेट। वो तो वहीं यहाँ रहते। पे ऊपर लिखा था ना कुछ। मैम एक बार आप ऊपर कर दो। हाँ बताओ। हाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर। हम्म। हाँ वो मैं पूछी थी कहाँ पे हड़ताल शुरू किया था। हड़ताल तो उसने बोलने से होता है ना, रेडियो पे अनाउंस कर दिया, पूरी कंट्री में लग गई। ओ ऐसा हमें हाँ किया। वो बैठे, वो अपने घर से ही सारा काम ऑपरेट करते थे, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मैम अपने गुजरात में, पे ना वो आश्रम है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम वहीं से करते थे वो, सब कुछ ऑपरेट उनका पूरा। समझ गए मैम होगे? तो ब्रिटिश लोगों ने तो डायरेक्ट साबरमती आश्रम में क्यों नहीं कुछ करा, इतना घुमा फिरा के क्यों करा? आश्रम था भाई, वो आश्रम था, वहां जाना इतना आसान नहीं था, लोगों की श्रद्धा थी वहां। मंदिर पे देख रहे हो, मंदिर पे कितनी लड़ाई चलती है आजकल। आश्रम वालों को कोई दो, गांधी जी कुछ करते भी तो नहीं थे, धोती पहने बैठे रहते थे, वो कहाँ कुछ बंदूक बंदूक लिए रहते थे। निहत्थे आदमी को मारोगे तो कितनी बदनामी होगी। निहत्थे आदमी से सब डरते हैं बेटा। तो खिलाफत देखो, तो तुम लोग जो है, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस बोला है, हमारे लिए कोई खास डिफरेंस पड़ता नहीं है। हम सबको सिविल डिसोबीडियंस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। जब सिविल डिसोबीडियंस आएगा तो मैं डिस्क्राइब करूंगी तो तुम लोग खुद ही यूज नहीं करोगे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस, ओके। खिलाफत मूवमेंट क्या है? अब क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने वापस तो ले लिया अपना सत्याग्रह, लेकिन वो तड़ गए। किसको तड़ गए? ब्रिटिशर्स को तड़ गए। उन्होंने बोला कि तुमने, हमने तो, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में लोगों को बोला था कि तुम इन्हें सपोर्ट करो। वर्ल्ड वॉर वन में लोगों को बोला था गांधी जी ने कि तुम इन्हें सपोर्ट करो तो ये तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन उन्होंने गांधी जी को गलत प्रूफ कर दिया। वर्ल्ड वॉर वन निकल गया, ये तो आजादी देने की बजाय रॉलेट एक्ट ले आए। गांधी जी को रॉलेट, फिर उन्होंने, जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो इन्होंने जलियांवाला बाग कांड कर दिया। गांधी जी तड़ गए इनको कि इनको तो मैं ठीक करूंगा। वो मौका ढूंढने लगे और उनको वो मौका मिला खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट का मतलब ये है खिलाफ होना। गांधी जी को रॉलेट सत्याग्रह वापस लेने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि छोटे मोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होगा इंडिया में। मास स्केल मूवमेंट चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए। और बड़ा मूवमेंट तब होगा जब इंडिया, मतलब हिंदुओं के मूवमेंट में मुस्लिम्स भी ज्वाइन होंगे। जब दोनों रिलीजन के लोग ज्वाइन होंगे तो ये मूवमेंट बड़ा होगा, समझ गए? तो ऐसा हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह तो केवल सिटीज और टाउन्स में ही हो रहा था, केवल वही लोग रॉलेट सत्याग्रह कर रहे थे जो लोग गांधी जी को मानते थे, समझ गए? कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी को नहीं मानते थे। तो गांधी जी को अब एक ऐसा इशू चाहिए था जिसको पूरा कंट्री जिस इशू पे झगड़ा कर सके, जिस इशू पे सत्याग्रह कर सके, गांधी जी को माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए जिसमें कंट्री के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाए, ठीक है। वो मौका उन्हें मिला। हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ऑटोमन टर्की, टर्की जो था वो लड़ा था ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से, यानी जर्मनी की साइड से। तो टर्की को हरा दिया ब्रिटेन वाली और यूएस वाली साइड ने। टर्की जो है वो खलीफेट की सीट माना जाता है, मक्का मदीना याद हो अगर तुम लोगों को। तो खलीफेट मतलब जो सबसे बड़ी रिलीजियस पोस्ट है ना, जैसे क्रिश्चियंस में पोप होता है, हिंदुओं में प्रीस्ट होते हैं, वैसे ही होता है मुस्लिम्स में खलीफा, ठीक है। सबसे बड़ी पोस्ट होती है खलीफा। तो ऑटोमन टर्की खलीफा की सीट है, समझ गए? जैसे पोप की सीट थी रोम,
रोम चर्च। वैसे ही ऑटोमन टर्की की जो है वो खलीफेट की सीट थी, सबसे प्योर गद्दी मानी जाती है, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स उसको इतना प्योर मानते हैं। मैम वो है मतलब कोई जैसे अब खत्म हो पोस्ट है गया, या कोई जगह पोस्ट है है वो? वो खलीफेट की सीट एक फैमिली थी, सुलेमान, उन्होंने शुरू करी थी। तो उसके अभी भी है खलीफत? नहीं, अब नहीं खलीफा? है, अब खत्म कर दी ना उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसी की बात तो चल रही है। तो ऑटोमन टर्की जो थी वो खलीफेट की सीट थी, बहुत प्योर सीट मानी जाती थी खलीफेट की गद्दी। वो गद्दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की को खलीफेट की सीट से हटा दिया। उन्होंने बोला अब खलीफा अलीफा कोई नहीं होंगे इस दुनिया में, खत्म करो इन सब का बवाल, ये सब रिलीजियस लीडर कम ढकोसले ज्यादा हैं इनके, और टर्की को बनाओ डेमोक्रेसी। तो इतने रिलीजियस कम्युनिटी जो रिलीजन को इतना मानती थी, उन्होंने रिलीजन को 2 मिनट में बोल दिया ये तो जीरो है, क्या है खलीफा अलीफा, पता नहीं क्या तुम लोग 1000 सालों से गा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो इस चक्कर में पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम है वो चिढ़ गए, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी खलीफेट की सीट, और इंडियन मुस्लिम्स भी चिढ़ गए ऑब्वियसली। तो गांधी जी को मौका मिल गया कि खलीफेट की सीट खत्म होने के बाद कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करके एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, समझ गए। तो उसके बाद र्यूमर उड़ने लगी, लोग ये बोलने लगे कि ब्रिटेन ने खलीफेट की सीट तो खत्म कर ही दी है, खलीफा से सारी पावर भी छीन लेंगे। यानी खलीफेट की सीट पे एक बैठता था खलीफा, उससे सारी पावर छीन ली जाएंगी। ये वही मानो कि कोई राम मंदिर तोड़ दे इंडिया में तो समझ लो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, भूचाल आ जाएगा पूरी कंट्री में। वही हुआ जो टर्की में जब खलीफेट की सीट खत्म हो गई। तो अब इस गुस्से में इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई, क्योंकि खलीफा से ही नाम है खिलाफत। उन्होंने खिलाफत कमेटी में ये बोला कि किसी भी कीमत पे ब्रिटिशर्स को खलीफा की पावर छीनने नहीं देंगे। अब सिंस मुस्लिम्स, लड़ाई कहीं तीसरी कंट्री में चल रही है, लेकिन इंडिया के मुस्लिम्स चिढ़ गए इंडिया की ब्रिटेन गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ भी राज कर रहा था। तो उनको लगा तुम ही लोगों ने तो ट्रीटी की है ना, तुम ही लोगों ने ट्रीटी की है वहां टर्की में, तुमको बताते हैं अभी। तो यहाँ पे जब मुस्लिम्स चिढ़ गए तो उस मौके का फायदा उठाया गांधी जी ने, और 2 भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नाम याद रखने हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ इन्होंने ही खिलाफत कमेटी बनाई है। मिल गए गांधी जी, हिंदू मुस्लिम का मेल हो गया, और उनको दिखने लगी वो जो उनको चाहिए था मौका बदला लेने का, रॉलेट सत्याग्रह का, वो मौका उन्हें दिखा, और उन्होंने एक बड़ा मास मूवमेंट शुरू किया और उसका नाम रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, समझ गए। तो ये मूवमेंट इतना बड़ा इसीलिए था क्योंकि हिंदुओं को मुस्लिम्स का पूरा सपोर्ट था। मुस्लिम्स को कोई झगड़ा नहीं है गांधी से, वो तो खिलाफत की वजह से नॉन कोऑपरेशन में कूद गए हैं। तो समझ गए हो, खलीफेट की सीट की वजह से वो साथ दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मूवमेंट का नाम है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साथ लिया जाता है पूरा, समझ गए। तो पूरा ये दोनों मूवमेंट जुड़ गए थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। उसमें गांधी जी भी अपनी रोटियां सेक रहे थे और खिलाफत का भी काम हो रहा था, क्योंकि बड़ा मूवमेंट था, वो सरकार पे दबाव भी बन रहा था, समझ गए। जितना बड़ा मूवमेंट उतना ज्यादा दबाव। नॉन कोऑपरेशन ही क्यों चुना? नॉन कोऑपरेशन का वर्ड का मतलब होता है साथ ना देना, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोटी बनाओ, हम खाएंगे नहीं। तुम हमसे बात करो, हम जवाब देंगे ही नहीं। तो समझ गए नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी को कोऑपरेट ना करना। तुम्हें हम मना नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है। तुम हमें पढ़ाओगे, हम पढ़ेंगे नहीं। तुम हमसे बोलोगे इलाज कराने आओ, हम आएंगे नहीं तुम्हारे पास। ना हम तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ेंगे, ना तुम्हारा तार तोड़ेंगे, ना तुम्हें परेशान करेंगे, ना कोई लॉ तोड़ेंगे, लॉ भी फॉलो मैम करेंगे, इग्नोर करेंगे सीधा लेकिन उनको। पूरी तरह तुम्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे। जैसे सरकारी ऑफिस है, मैं सरकारी ऑफिस में बाबू हूं, मैं काम ही नहीं करूंगा अपना, जाओ बैठे रहो। ये आइडिया कितना अच्छा है। गांधी जी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन में अगर पूरे इंडियंस ब्रिटिशर्स को नॉन कोऑपरेट करेंगे तो वो रूल ही नहीं कर पाएंगे कंट्री में। पुलिस वाला पुलिस का काम करने से मना कर दे, लॉयर लॉयर का काम करने से मना कर दे, स्टूडेंट पढ़ने से मना कर दे, लोग जॉब जाने से मना कर दे, तो कंट्री बैठ जाएगी एक ही दिन में। जब कोई काम करेगा ही नहीं तो कंट्री एक ही दिन में ठप हो जाएगी। तो गांधी जी ने बोला कि ये आइडिया इतना बड़ा है, मास मूवमेंट हो रहा है, अगर 1 साल तक अच्छे से चल गया तो हमें आजादी मिल जाएगी। उन्होंने सोचा और उन्होंने बोला भी, ठीक है। लोगों ने उनकी बात मान भी ली और इंडियंस लोगों को कोऑपरेट करने से मना कर दिया। कोऑपरेट करने का मतलब क्या है? तुम अपने जो कपड़े बेचोगे वो हम नहीं खरीदेंगे, यानी ब्रिटिशर्स के बनाए कपड़े मत पहनो, उनके बनाए स्कूल्स में मत जाओ, उनके बनाए हुए उनके लॉयर्स के पास में अपने केस लेके मत जाओ, उनके कोर्ट में मत जाओ, उनकी थाने में मत जाओ, उनकी कचहरी, उनके स्कूल कॉलेज
काउंसिल, जो भी चीज उन्होंने बनाई कि हमको दी है, रेलवे, सबको बायकॉट करो, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट मत करो। तो इससे उनका रेवेन्यू भी जीरो हो जाएगा। जब तुम ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं खरीदोगे तो उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन का स्ट्रैटेजी कि हम उनकी कोई भी चीज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने किया, और ऐसा भी हुआ कि इसके अलावा उन्होंने बोला कि जिन लोगों को भी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उपाधि दी है, क्योंकि वो टाइटल्स भी देते थे, जो लोग अच्छा काम करते थे उनको, नाइट्स का है वो सब अपने टाइटल्स वापस कर देंगे। सिविल सर्विस, आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। फॉरेन गुड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट अगर हमें जबरदस्ती परेशान करेगी कि नहीं तुम्हें हमारा सामान यूज करना होगा, तो हम और बड़ा मूवमेंट करेंगे। ये 3 प्लान था उनका, समझ गए। लेकिन क्या हुआ, पब्लिक का सपोर्ट मिला। गांधी जी और शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों लोग हिंदू मुस्लिम एकता करते करते कंट्री की जगह जगह घूमे, समझ गए। 1920 पूरा इसी में निकल गया। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, पूरी 1920 में उन्होंने कंट्री का हर जगह घूमा उन्होंने। ठीक है, कांग्रेस भी गांधी जी के पीछे लगी हुई थी पीठ पर, विक्रम बेताल के जैसे। तो कांग्रेस भी इस पूरे एरिया में आ गई, और कांग्रेस और ने फिर बोला कि हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो कि हम इसी का मौके का फायदा उठा करके काउंसिल में आ जाएंगे, तो हम पार्लियामेंट में जाकर के इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में तो नॉर्मल घुस नहीं सकते तुम जब तक इलेक्शन न लड़ो। तो उन्होंने बोला कि अब हम इसी का बहाना लेके इलेक्शन भी लड़ जाते हैं। धीरे 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 ये इंटेंस होने लगा। ठीक है, और दिसंबर आते आते, जनवरी में नाटक शुरू हुआ है ये 1920 में, दिसंबर तक आते आते नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पूरी तरह अडॉप्ट हो गया इंडिया में, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैम, नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट सितंबर 1920 में हुआ था। हाँ, कोई भी डेट लिख सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं कहीं चल ही रहा था। 1 साल तक चला, और 1 साल के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसे नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने वापस ले लिया। बताओ क्या। हर बार गांधी जी ट्रेजेडी किंग है, वो कुछ करने निकलते कुछ और ही हो जाता, फिर वो वापस ले लेते अपने मूवमेंट को। चौरी चौरा, एक नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इंसिडेंट, उसका नाम है चौरी चौरा। गांधी जी की एक ही कंडीशन थी, मेरा कोई भी मूवमेंट हो, गांधी जी की एक ही कंडीशन थी, मेरा कोई भी मूवमेंट हो उस पर वायलेंस नहीं होगा। रॉलेट एक्ट में भी यही हुआ, एक वायलेंस हुआ, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। नॉन कोऑपरेशन में भी यही हुआ। फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक एक जगह है गोरखपुर के पास, वहां पे लोकल गांव वालों की पुलिस वालों से झगड़ा हो गया, और गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मर गए उसमें। गांधी जी ने जब देखा मेरे नॉन कोऑपरेशन को पल्यूट किया तुमने वायलेंस करके, उन्होंने उसको वापस ले लिया, समझ गए। और यहीं से नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया। इट वाज अ नाइस मूवमेंट। अगर वायलेंस नहीं होता तो शायद हमें आजादी मिल भी जाती, लेकिन गांधी जी ने एंड टाइम पे मूवमेंट अपना वापस ले लिया। और इसी वजह से भगत सिंह, चाचा नेहरू और इस तरह के लोग फिर उनसे चिढ़ गए कि ये आदमी बुढ़े का कोई भरोसा नहीं, कभी भी वापस ले लेता है अपना मूवमेंट। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया 1922 में। तो यहाँ नॉन कोऑपरेशन की पूरी स्टोरी हमारी खत्म होती है। ठीक है, रीजन भी पता है तुम्हें क्यों लॉन्च किया गया, ये भी पता है। आई डोंट थिंक कि अब भूल सकते हो, इतना तो आता ही है तुम्हें कि तुम एकदम रेलेवेंट पॉइंट लिखोगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इन एंड आउट यू नो एवरीथिंग, जितना जरूरी है इस लेवल पर। ठीक है, अगली बार हम सीधे बात करने वाले हैं, मूवमेंट इन टाउन्स की जरूरत नहीं है, कंट्री साइड में भी कम है। ठीक है, सीधे हम अगली बार में नॉन कोऑपरेशन के रिजल्ट और सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, 3 पेज हो चुके हैं, आप 3 पेज स्टार्टिंग के रिवाइज कर सकते हैं। अभी इसमें आई थिंक 2 क्लास और लग जाएगी, कल की थोड़ी लंबी लूंगी मैं। ठीक है, और फिर टाइम परसों तो बेटा नहीं हो पाएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, करवा चौथ है। वो सैटरडे को क्लास ले सकते हैं अपन एक्स्ट्रा। ठीक है, मैम, या तो इंग्लिश के बदले आप थर्सडे को ये करा देना, मतलब एक बारी कंटिन्यूअसली यही कर लेते हैं ना, एक बार ये खत्म हो जाए फिर आप हम इंग्लिश कंटिन्यूअसली यही करेंगे, क्योंकि हम मुझे पता है कि ये कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ोगे तो ये स्टोरी दिमाग से स्किप हो जाएगी। भाई। तो मैम इसीलिए आप इसकी थर्सडे को ले लेना, और थर्सडे वाली क्लास आप सैटरडे को ले लेना। ठीक है, तो हम कल इसे करेंगे और बची हुई क्लास हम थर्सडे को करेंगे। मैम इस वीक आप एसएसटी या इंग्लिश का कोई टेस्ट लोगे? मैं सोच रही थी